बातों बातों में एनीड और लूकस को पता चलता है कि उनके बीच में कई चीज कॉमन है और वह एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर डांस शुरू होता है। वेंसडे अपने अनोखे अंदाज में डांस करती है और सबको उसका डांस काफी पसंद भी आता है। लेकिन जेवियर को यह सब बहुत खलता है। इसी बीच एक टैंकर स्कूल के सामने आकर रुकता है। उसमें ल्यूकस के दोस्त होते हैं जो बदला लेने आए थे। ल्यूकस बाहर आकर कहता है कि उन्हें यह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वह उसके पिता की इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अंदर डांस फ्लोर पर सब डांस कर रहे होते हैं, तभी फायर अलार्म दबा दिया जाता है और छत से पानी की जगह खून जैसा लाल पेंट गिरने लगता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन वेंसडे को यह सब पसंद आता है और वो खून को चख कर देखती है और समझ जाती है कि ये असली खून नहीं है बल्कि पेंट है। अचानक वेंसडे को एक विजन आता है और उसे दिखता है कि यूजिन जंगल में है और खतरे में है। वो तुरंत वहां से भागती है और रास्ते में टाइलर और जेवियर की टक्कर हो जाती है। टाइलर वेंसडे के बारे में पूछता है, लेकिन पहले से ही चिढ़ा हुआ जेवियर उसे जाने को बोल देता है। इधर एनीड को पता चलता है कि ये सब लूकस और उसके दोस्तों की साजिश थी। लूकस को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एजेक्स वहां आता है और सबको वहां से भगा देता है। एजेक्स एनीड को बताता है कि वह दरअसल गलती से ही अपने सांपों से पत्थर बन गया था, इसीलिए डेट पर नहीं आ सका। वह डर और शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाया। एनीड उसे माफ कर देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उधर जंगल में यूजिन गुफा के पास कुछ अजीब देख रहा होता है और उसे वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा था। तभी कोई गुफा में आग लगा देता है और यूजिन को भी देख लेता है। यूजिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिर जाता है और उसका चश्मा भी गिर गया था। वह वेंसडे की आवाज सुनकर मदद के लिए चिल्लाता है। वेंसडे पास पहुंचती है, लेकिन तब तक राक्षस वहां से भाग चुका था और यूजिन को मौत के कगार में छोड़ जाता है। वेडनेस्डे के हाथों में उसके पापा गोमेज की अरेस्ट रिपोर्ट होती है। 32 साल पहले उन पर एक मर्डर का केस चल रहा था, यही उसकी रिपोर्ट थी। वेंसडे को यकीन नहीं होता कि उसके पापा जैसे मासूम इंसान पर ऐसा कोई इल्जाम लग भी सकता है। इसके बाद कहानी 32 साल पीछे चली जाती है। रेवन पार्टी की रात थी। उस वक्त के प्रिंसिपल पार्टी से लौटकर अपने हॉस्टल जा रही थी। तभी अचानक ऊपर से एक लड़का नीचे गिरता है। उसका नाम था गैरेट गेट्स, एक और आम इंसानी लड़का। जैसे ही प्रिंसिपल ऊपर देखती है, गोमेज उसके सामने तलवार लिए खड़ा होता है। प्रिंसिपल पुलिस को बताती है कि यह सब वेंसडे की मम्मी मोर्टिशिया की वजह से हुआ। गैरेट और गोमेज के बीच उसी को लेकर झगड़ा चल रहा था। बयान देने के बाद पुलिस गोमेज को पकड़ के ले जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। गोमेज और मोर्टिशिया पेरेंट्स मीट अटेंड करने नेवरमोर स्कूल पहुंचते हैं। प्रिंसिपल सब पेरेंट्स को यूजिन की हालत के बारे में बताती है कि अब वो पहले से बेहतर है, लेकिन असलियत यह है कि यूजिन अभी भी कोमा में है। वह झूठ इसलिए बोलती है ताकि स्कूल की इमेज खराब ना हो। वहीं वेंसडे अपनी मम्मी पापा को थिंग के बारे में बताती है कि उनके आने के कुछ दिन बाद ही उसने थिंग को पकड़ लिया था। गोमेज घबराकर पूछता है, थिंग की उंगलियां तो सलामत है ना? वेंसडे जवाब देती है, अभी तक तो सब ठीक है। मोटिशिया वेंसडे से पूछती है कि इन दिनों स्कूल में क्या हुआ। वेंसडे कहती है, यहाँ आते ही मुझ पर कोई जानलेवा हमले हुए, इसी वजह से यह जगह मुझे पसंद आई है। यह सुनकर मोटिशिया और गोमेज दोनों खुश हो जाते हैं। इधर एनीड अपनी मम्मी से मिलने जाती है, जो काफी सख्त स्वभाव की है। मिलते ही मम्मी पूछती हैं, क्या तुम अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन गई हो? एनीड को परिवार की सबसे बड़ी निराशा कहती है। बियांका के पेरेंट्स पेरेंट्स मीट में नहीं आते, वह कभी आते ही नहीं। जेवियर बियांका से रेवन पार्टी वाली रात की बात के लिए माफी मांगता है। तभी उसकी मम्मी आ जाती है, जिसे देखकर बियांका डर जाती है। दूसरी तरफ वेंसडे अपने पूरे परिवार के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है। मोटिशिया गोमेज और प्रिंसिपल पुराने दिनों की याद कर रहे होते हैं। मोटिशिया एक पुरानी ईयरबुक दिखाती है जिसमें नेवरमोर के पुराने स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है, लेकिन उसमें अपना नाम न देखकर वो हैरान होती है। प्रिंसिपल ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन असल में वही पन्ना उसने फाड़ कर जला दिया था। इसके बाद प्रिंसिपल वेंसडे के थेरेपी सेशन की बात करती है। कहती है कि वेंसडे अभी तक साइकियाट्रिस्ट से अच्छे से घुल मिल नहीं पाई, इसीलिए वह चाहती है कि फैमिली एक साथ सेशन अटेंड करे। मोटिशिया पहले मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। जब ये लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे होते हैं, तभी सामने रेस्टोरेंट में बैठे शेरिफ की नजर गोमेज पर पड़ती है। उसे देखकर शेरिफ को गुस्सा आता है और वो अपने बेटे टाइलर से कहता है, एक खूनी मेरे सामने घूम रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। थेरेपी सेशन शुरू होता है, लेकिन वेंसडे उसे बीच में रोककर अपने पापा से पूछती है, गैरेट गेट्स की मौत की रात क्या हुआ था? यह वही केस था जिसमें गोमेज मेन सस्पेक्ट था। गैरेट के नाम सुनते ही मोटिशिया और गोमेज का चेहरे का रंग उड़ जाता है। मोटिशिया कहती है वह केस झूठा था, जिससे गोमेज को फंसाया गया, लेकिन वेंसडे कहती है शेरिफ तो कुछ और ही कहता है। मोटिशिया वेंसडे को चुप रहने को बोलती है और वहां से चली जाती है। सेशन एक और रहस्य के साथ खत्म हो जाता है। अगले सीन में बियांका अपनी मम्मी के साथ रेस्टोरेंट में होती है। मम्मी एक मॉर्निंग स्टार नाम का फाउंडेशन चलाती है, जो दिखावे में लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करती है, लेकिन असल में वह अमीर लोगों को अपने वश में करके उनसे पैसा लूटती है। बियांका इसी वजह से नेवरमोर आई थी। उसकी मम्मी अब चाहती है कि वह उसके साथ वापस चले, लेकिन बियांका मना कर देती है।
उसकी माँ गुस्से में कहती है, अगर तुम नहीं आई तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने नेवरमोर में एडमिशन लेने के लिए अपनी सायरन शक्ति का इस्तेमाल किया था। तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। आखिर में वेंसडे हॉस्पिटल जाती है जहाँ यूजीन एडमिट होता है। वहाँ दो औरतें उससे कहती हैं कि यूजीन तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था। यह सुनकर वेंसडे इमोशनल होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शरीफ को खबर मिलती है कि फॉरेंसिक लैब के डॉक्टर ने खुद को खत्म कर लिया। उसकी मददगार हवलदार बताती है कि लैब का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। किसी ने कैमरे पर काले रंग का बबल गम लगा दिया था। हालांकि वहां पुलिस को डॉक्टर का नोट मिलता है। नोट में लिखा था कि सालों पहले उसने ऐसे केस में झूठी रिपोर्ट दी थी। अब उसे इसका पछतावा है, इसीलिए वह खुद को खत्म कर रहा है। वह केस गैरेट गेट्स की मौत का था, वही केस जिसमें गोमेज को क्लीन चिट मिल गई थी। यह पढ़कर शेरिफ खुशी से झूम उठता है। सालों से वह सिर्फ इसी सबूत की तलाश में था, ताकि गोमेज को जेल भेज सके। इधर वेंसडे एक पुतले को देखकर सोच में डूब जाती है। तभी मोटिशिया को कब्रिस्तान की ओर जाते हुए देखती है। मोटिशिया एक कब्र पर गुलाब का फूल रखती है और चली जाती है। वेंसडे वह देखती है कि वह कब्र गैरेट गेट्स की थी। उसका शक गहराने लगता है। नेवरमोर स्कूल में एक फैमिली डिनर के दौरान वेंसडे मोटिशिया से इस बारे में पूछती है, लेकिन वह बात को टालती है। तभी शेरिफ स्कूल में घुसता है और सबके सामने गोमेज को गैरेट के मर्डर केस में अरेस्ट कर लेता है। वेंसडे बस देखती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। फिर वेंसडे अपने पापा गोमेज से जेल में मिलने जाती है। बहुत मनाने के बाद गोमेज सच्चाई बताता है। सालों पहले गैरेट गेट्स एक नॉर्मल इंसान था जो मोटिशिया से एक तरफा प्यार करता था। जब मोटिशिया ने उसे मना किया तो वह परेशान करने लगा। गोमेज ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन गैरेट के पिता का शहर में काफी दबदबा था, इसलिए पुलिस ने कुछ नहीं किया। रेवन पार्टी वाली रात गैरेट तलवार लेकर गोमेज पर हमला करने आया। वह पागलों की तरह गुस्से में था, इतना तक कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मोटिशा उसे रोकने के लिए तलवार उठाई, लेकिन झगड़े में गलती से तलवार गैरेट के सीने में घुस गई। वह प्रिंसिपल के सामने आकर गिरा। गोमेज ने तलवार हाथ में ली और मोटिशा से वहां भागने को कहा। गोमेज ने उसे बचाने के लिए सब इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। यह सुनकर वेंसडे को शक होता है कि गैरेट को शायद किसी ने नाइट शेड क्लब का जहर दिया था, जिससे उसका गुस्सा बेकाबू हुआ। फिर वेंसडे सीधा शेरिफ से मिलती है और कहती है कि उसके पिता निर्दोष हैं। लेकिन शेरिफ सबूत दिखाता है, गोमेज के साइन वाला कन्फेशन और खून में सनी तलवार। वेंसडे कहती है कि यह सब उसे केस से दूर रखने की साजिश है। तभी शेरिफ उसे बताता है कि डीएनए टेस्ट भी हो चुका है और वो नेगेटिव आया, यानी कि वह राक्षस से मेल नहीं खाता। यह सुनकर वेंसडे को और भी झटका लगता है। शेरिफ गुस्से में कहता है कि गोमेज सिर्फ गैरेट का नहीं, उसके पूरे परिवार की मौत का जिम्मेदार है। गैरेट की मौत के बाद उसकी मां ने खुद को खत्म कर लिया, पिता शराब में डूबकर मर गया और छोटी बहन अनाथालय में डूबकर मर गई। उधर एनीट पार्क में बैठी होती है कि उसकी माँ उसे एक लिफाफा देती है, समर कैंप के टिकट्स। लेकिन यह कोई आम कैंप नहीं था, वहां भेड़िए बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी दर्दनाक तरीके से। एनीट की माँ कहती है कि अगर वह फैमिली का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे भेड़िया बनना होगा। एनीट नाराज होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वेंसडे का छोटा भाई पर्सले तालाब किनारे उदास बैठा होता है। वेंसडे उसके पास बैठती है और बताती है कि पापा ने उसके लिए उसकी पसंदीदा चीज भेजी है, एक ग्रेनेड। दोनों ग्रेनेड से मछली पकड़ते हैं और पगले पूछता है, पापा कैसे हैं? वेंसडे कहती है, वो निर्दोष हैं और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर वेंसडे मोटिशिया से मिलती है और नाइट शेड क्लब्स के बारे में पूछती है। मोटिशिया कहती है कि उस वक्त में क्लब आउटकास्ट लोगों को आम लोगों के भेदभाव से बचाता था। क्लब की शुरुआत गुडी एडम्स ने की थी, वही जिसने जोसेफ क्रैंकस्टोन को हराया था। फिर मोटिशिया गैरेट की मौत की पूरी कहानी बताती है। गैरेट नाइट शेड्स का जहर लेकर आया था, इसीलिए उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था। वह गुस्से में पागल था और खुद ही तलवार पर चढ़ गया। मोटिशिया ने बस उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हादसा हो गया। गोमेज ने उसे बचाने के लिए सारा दोष खुद पे ले लिया। वेंसडे बड़े ध्यान से हर बात को सुन रही थी। गैरेट के मुंह से झाग और उसके पागलों जैसा गुस्सा देखकर वेंसडे को शक होता है कि उसे किसी ने नाइट शेड्स का जहर दिया था। यह पक्का करने का एक ही तरीका था, गैरेट की कब्र को खोदना। वेंसडे और मोटिशिया रात के अंधेरे में चुपचाप कब्रिस्तान पहुंचते हैं और कब्र खोदना शुरू कर देते हैं। तब एक हवलदार उन्हें रंगों हाथों पकड़ लेती है और दोनों को सीधा जेल में बंद कर देती है, फिर गोमेज की बगल वाली सेल में। जेल में गोमेज और मोटिशिया पुराने दिनों की याद करते हैं, लेकिन वेंसडे उन्हें बीच में रोकती है। वो कहती है कि उसे वह सबूत मिल गया है जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। असल में कब्र से निकलते वक्त वेंसडे गैरेट की एक उंगली तोड़कर साथ ले आई थी। नाइट शेड जहर की वजह से उसकी चमड़ी अभी भी सलामत थी और उंगली का रंग नीला पड़ चुका था, मतलब गैरेट तो पहले से ही मरने वाला था। यह सबूत गोमेज को बेगुनाह साबित करने के लिए काफी था। जैसे ही वेंसडे उंगली लेकर बाहर आती है, उसे एक और विजन दिखता है। उसमें गैरेट के पिता उसे जहर की शीशी देते हैं और कहते हैं कि इस जहर की मदद से नेवरमोर के सभी आउटकास्ट को खत्म कर देना। गैरेट उसी नियत से रेवन पार्टी वाली रात नेवरमोर में घुसा था, लेकिन लड़ाई के दौरान शीशी उसके जेब में ही टूट जाती है और जहर उसी वक्त उसके शरीर में चला जाता है।
होश में आने के बाद वेंसडे यह सारी बात मोर्टिशिया और गोमेज को बताती है। फिर वह तीनों गैरेट की उंगली लेकर मेयर वॉकर के ऑफिस पहुंचते हैं। वॉकर जो पहले शेरिफ हुआ करता था, गैरेट के केस की शुरुआती जांच उसी ने की थी। वेंसडे उसे पूछती है, क्या आपको पता था कि गैरेट तलवार से नहीं जहर से मरा था? वॉकर जवाब देता है, हाँ मुझे पता था, लेकिन मैंने शहर की शांति बनाए रखने के लिए सच छुपा लिया। अगर केस खुलता तो आउटकास्ट और नॉर्मल्स के बीच दंगे भड़क सकते थे। मोर्टिशिया वॉकर का झूठ पकड़ लेती है और कहती है कि गैरेट कई बार कह चुका था कि वॉकर उसके पापा की जेब में है, और केस के अगले ही साल वॉकर मेयर बन गया था। अब सब कुछ साफ हो जाता है। गैरेट के पिता ने वॉकर की मदद की थी और बदले में वॉकर ने केस दबाया। वेंसडे मांग करती है कि उसके पापा गोमेज पर लगे सारे इल्जाम हटाए जाएं और शेरिफ सबके सामने माफी मांगे। वॉकर मान जाता है। जेल से रिहाई के बाद सभी पेरेंट्स बच्चों से विदा लेते हैं। एनीड अपनी माँ से कह देती है कि वह उसके नापाक इरादों में और साथ नहीं देगी। मोर्टिशिया वेंसडे से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा उसके साथ रहेगी। जाते जाते मोर्टिशिया वेंसडे को एक ईयरबुक देती है। उसे देखते देखते वेंसडे का ध्यान एक फोटो पर जाता है और वह दौड़ती हुई प्रिंसिपल वीम्स के केबिन में पहुंचती है। कहती है कि मैंने जंगल में रोवन को मरते हुए देखा और फिर बाद में जो रोवन आया था वह आप थी। प्रिंसिपल हैरान तो होती है लेकिन फिर सब कुछ मान लेती है। दरअसल वीम्स एक शेप शिफ्टर है, वह किसी भी इंसान का रूप ले सकती है। ईयरबुक की एक पुरानी फोटो में वह स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक मशहूर एक्ट्रेस का रूप धरकर परफॉर्म कर रही थी। वहीं से वेंसडे को शक हुआ। प्रिंसिपल बताती है कि उसने यह सब रोवन के भले के लिए किया। रोवन की टेलीकाइनेटिक शक्तियां उसे पागल बना रही थीं। उसने फेस्टी पर 2 बार हमला भी किया था। उसकी मौत से एक तरह से सबकी जान बच गई और वीम्स ने उसके परिवार की सहमति से उसका रूप धारण किया ताकि स्कूल की इज्जत बनी रहे। कभी बाहर शोर मचता है और वो दोनों दौड़कर बाहर आते हैं। जमीन पर आग जल रही थी और आग की लपटों में कुछ लिखा हुआ था, फायर विल रेन, यानी आग की बरसात होगी। वेंसडे अपने कमरे में फर्श पर बैठी थी। चारों तरफ मोमबत्तियां थीं और वह कुछ मंत्र पढ़ रही थी। असल में वह अपनी पूर्वज गुडी एडम्स की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। डर लगता है कि शायद आत्मा आ गई, बट बट नहीं, यह तो बस थिंक था। अचानक दरवाजे से एक कागज अंदर आता है जिसमें लिखा होता है, अगर सवालों के जवाब चाहिए तो रात 12 बजे क्रैकस्टोन के तहखाने में आओ। रात 12 बजते ही वेंसडे और थिंक तहखाने पहुंचते हैं। डर के मारे थिंक अंदर नहीं जाता तो वेंसडे अकेले ही अंदर चली जाती है। अंदर बस क्रैकस्टोन की कब्र थी, लेकिन तभी अचानक उसके क्लासमेट्स बाहर निकलते हैं। सबने मिलकर उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। एनीड हाथ में केक लेकर आती है और जेवियर भी पुरानी बातें भूल कर विश करने आया था। वेंसडे को समझ आता है कि यह सब थिंग ने प्लान किया था, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लैटिन में लिखे एक मैसेज पर पड़ती है, फायर विल रेन व्हेन आई राइज, यानी जब मैं लौटूंगा तब आग की बारिश होगी। वेंसडे को यह मैसेज उसी जैसे पिछले एपिसोड वाले जले हुए लॉन पर मिले मैसेज से जुड़ा हुआ लगता है। वह जैसे ही उन अक्षरों को छूती है, उसे एक और विजन आता है। वह खुद को जमीन पर गिरा पाती है और सामने गुडी एडम्स खड़ी होती है। गुडी बताती है कि क्रैकस्टोन वापस आ रहा है और उसे रोकने के लिए वेंसडे को उस गेट का रहस्य जानना होगा जो विजन में दिख रहा है। वेंसडे पूछती है क्या वह उसे शक्तियां कंट्रोल करना सिखाएगी, लेकिन गुडी कहती है नहीं, तुम्हें खुद सीखना होगा। वह यह भी चेतावनी देती है कि वेंसडे को अपनी साइकिक विजन्स की वजह से सब पर शक होगा और वह लोगों से दूर होती जाएगी। अगले सीन में वेंसडे कमरे में बैठकर उस गेट की तस्वीर बना रही होती है। थिंग उसे एक ब्लैक पेटी देता है जो मोर्टिशिया और गोमेज ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर भेजी थी, जिसमें मरी हुई गिलहरियां, चीरफाड़ के टूल्स और केमिकल्स होते हैं। एनीड भी उसे एक स्कार्फ गिफ्ट करती है और कहती है कि वह दोनों यह साथ पहनेंगे। वेंसडे को पसंद तो नहीं आता, लेकिन वह मना नहीं करती। दूसरी ओर मेयर प्रिंसिपल वीम से अपने बेटे ल्यूकस की गलती के लिए माफी मांगता है। रेवन पार्टी वाले बवाल और लॉन पर फायर विल रेन लिखे होने से प्रिंसिपल पहले से ही चिढ़ी हुई है, लेकिन मेयर कहता है कि ल्यूकस पिछले हफ्ते से घर में था, यानी कि वह दोषी नहीं था। फिर वह कहता है कि असली प्रॉब्लम्स है यूजीन पर हुए हमले की तहकीकात। प्रिंसिपल चिढ़कर कहती है कि अगर उसने ऐसे ही नेवरमोर को टारगेट किया तो शहर को मिलने वाला फंड रुक जाएगा। उधर वेंसडे लॉन पर खड़ी होती है। तभी जेवियर आता है और विजन के बारे में पूछता है। वेंसडे कहती है कि अभी उसे जेवियर पर ही मॉन्स्टर होने का शक है। जेवियर गुस्सा हो जाता है पर कहता है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं साथ हूँ। दूसरी ओर बियांका देखती है कि ल्यूकस के हाथ में मॉर्निंग सॉन्ग का ब्रेसलेट है। यही वह सेल्फ हेल्प फाउंडेशन है जिसे बियांका की मां चलाती है। ल्यूकस बताता है कि उसे यह एक अजनबी औरत ने दिया। बियांका समझ जाती है कि उसकी मां ने उस पर सायरन पावर इस्तेमाल किया था। वह ल्यूकस को चेतावनी देती है कि मॉर्निंग सॉन्ग सिर्फ पैसों के पीछे है, भला करने के लिए नहीं। ल्यूकस उसकी बात मान लेता है और उसे काफी पर बुलाता है, बट बियांका चुपचाप चली जाती है। वेंसडे यूजीन को मिलने हॉस्पिटल जाती है। वह यूजीन के पास बैठकर उससे बातें कर रही होती है, तभी वहां पर उसकी साइकियाट्रिस्ट आती है। यूजीन के माता पिता कुछ दिन के लिए बाहर गए होते हैं, इसलिए उसकी देखभाल के लिए साइकियाट्रिस्ट को बुलाया गया था। वह पीले फूलों का गुलदस्ता लाती है और वेंसडे से उसकी जिंदगी में हुई हालिया घटनाओं के बारे में पूछती है।
वेंसडे उसे बताती है कि उसने हाल ही में एक कब्र खोदी और अपने पिता को जेल से बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद वेंसडे एक कैफे में किताब पढ़ रही होती है, तभी टायलर आता है और उसके लिए हैप्पी बर्थडे वाला कॉफी लाता है। वह बोलता है कि पिछले दिन रात को उसने गुफा में वेंसडे के लिए एक पसंदीदा केक रखा था। वेंसडे उसे गेट की तस्वीर दिखाती है, पूछती है क्या उसने यह जगह पहले देखी है। टाइलर साफ कह देता है कि उसने यह कभी नहीं देखा। जवाब सुनकर वेंसडे दोबारा किताब पढ़ने लगती है। टाइलर उसे पूछता है क्या उसने कुछ गलत किया, लेकिन वेंसडे चुप रहती है। तभी शेरिफ आता है और वेंसडे उसे बताती है कि वही शब्द जो लॉन में आग से लिखे थे, उसे क्रैकस्टोन की गुफा में भी मिले हैं। लेकिन शेरिफ उसकी बातों को टाल देता है। इसके बाद वेंसडे जेवियर के आर्ट रूम में जाती है और उसे भी वह गेट वाली तस्वीर दिखाती है। जेवियर कहता है कि उसे कुछ सपने आए थे और उसने गेट की पेंटिंग बनाई। वो बताता है कि यह गेट्स फैमिली का पुराना बंगला है, जिसके सामने से वो रोज जॉगिंग करते हुए गुजरता है। थोड़ी देर के बाद थिंग एक पेंटिंग से कपड़ा हटाता है, जिसमें वेंसडे की वायलिन बजाती तस्वीर बनी होती है। जेवियर कहता है कि उसने डांस वाली रात के बाद उसे भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया, इसीलिए बस उसकी तस्वीर बना डाली। वेंसडे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उधर कैफे में बियांका लूकस का इंतजार कर रही होती है। लूकस देर से आता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि बियांका आएगी। वो बताता है कि उसने मॉर्निंग सॉन्ग का ब्रेसलेट उतार दिया। दोनों अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में बात करते हैं। लूकस कहता है कि रेवन पार्टी वाले दिन उसे अपने किए पर शर्म आई और तभी से उसने खुद को बदलने की ठानी। बियांका उसके जज्बे की तारीफ करती है। इस बीच वेंसडे गेट्स फैमिली के पुराने बंगले में पहुंचती है। वहां देखती है कि गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने ही वाली होती है कि बाहर मेयर निकलता है। वेंसडे छुप जाती है और मेयर शेरिफ को फोन करके कहता है कि शायद उसे असली मुजरिम का पता चल गया है। वेंसडे मेयर की कार में छुपकर कॉफी शॉप तक जाती है, जहां शेरिफ उसका इंतजार कर रहा था। तभी एक नीली कार मेयर को टक्कर मार के भाग जाती है। मेयर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शेरिफ वेंसडे से पूछता है कि वह मेयर की कार में क्या कर रही थी। वेंसडे सब कुछ सच सच बता देती है। नेवरमोर में लॉकडाउन लग जाता है और प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे पर गुस्सा करती है। अब वेंसडे हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती। बॉटनी टीचर वेंसडे को समझाने आती है, लेकिन वेंसडे उन्हें भी टाल देती है। अगली सुबह वेंसडे टाइलर को कॉल करती है और कहती है कि वह डिनर पर जाने को तैयार है। वह उसे रात में नेवरमोर गेट पर मिलने के लिए बोलती है, लेकिन शेरिफ टाइलर से कहता है कि वेंसडे उसके लिए सही नहीं है। ये बात सुनकर दोनों में बहस हो जाती है। रात को वेंसडे एनीड को ट्रिक करके उसे स्कूल से बाहर निकलने में मदद करने को बोलती है। एनीड मान जाती है और दोनों स्कूल से बाहर निकलने की तरकीब निकालने लगते हैं। वो टाइलर की कार में बैठते हैं और टाइलर चौंक जाता है जब एनीड को वेंसडे के साथ देखता है। तीनों गेट्स के बंगले में पहुंचते हैं। अंदर जाकर उन्हें कार मिलती है जिससे मेयर को मारा गया था। एनीड डर जाती है और शेरिफ को बुलाने की बात करती है, लेकिन वेंसडे कहती है कि अगर प्रिंसिपल को लॉकडाउन के दौरान उसके बाहर होने का पता चला तो वह उसे स्कूल से निकाल देगी। घर में उन्हें एक सीक्रेट कमरा मिलता है जिसमें क्रैकस्टोन की तस्वीर और मोमबत्तियों के साथ खून से लिखा होता है, ब्लड विल रेन व्हेन आई राइज। मोमबत्तियां हाल ही में बुझी थीं, मतलब कोई अभी अभी वहां से निकला था। वेंसडे, एनीड और टाइलर पूरे बंगले की तलाशी लेते हैं। एक कमरे में ताजे फूल और एक बॉक्स में गुड़िया मिलती है। बॉक्स पर लिखा होता है एलजी। वेंसडे समझ जाती है ये लॉरेल गेट्स है, जो गैरेट गेट्स की बहन थी और जिसे मरा हुआ माना गया था। तभी नीचे से कुछ टूटने की आवाज आती है। वेंसडे और एनीड को टाइलर की आवाज सुनाई देती है, जो चिल्लाकर कहता है भागो, राक्षस आ गया। दोनों भागते हैं और छिप जाते हैं, लेकिन तभी राक्षस वहां पहुंच जाता है और इतनी जोर से दरवाजा पीटता है कि लिफ्ट की रस्सियां टूट जाती हैं, जिससे कि दोनों सीधे बेसमेंट में गिर जाती हैं। नीचे बेसमेंट किसी पुराने लैब जैसा लगता है। वेंसडे को वहां कांच के बर्तनों में इंसानी अंग दिखते हैं और वो समझ जाती है कि यह उन्हीं लोगों का अंग है जिन्हें राक्षस ने मारा है। तभी राक्षस फिर से वहां आ जाता है और एनीड उसे एक खिड़की के रास्ते बाहर निकालने का इशारा करती है। दोनों बाहर भागते हैं, लेकिन वेंसडे वापस अंदर दौड़ जाती है क्योंकि वह टाइलर को बचाना चाहती थी। अंदर टाइलर घायल हालत में मिलता है। कुछ ही देर में जेवियर भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर वेंसडे चौंक जाती है। अगले सीन में सब कोई टाइलर के घर पे होते हैं और वेंसडे उसकी पट्टी कर रही होती है। तभी शेरिफ आ जाता है और बेटे को देखकर गुस्से में वेंसडे पर चिल्लाता है, लेकिन टाइलर बीच में बोलकर मामले को शांत करता है। वेंसडे शेरिफ से कहती है कि गेट्स के बंगले में चलो, लेकिन वहां पहुंचने पर सब कुछ साफ हो चुका था, कोई सबूत नहीं बचा था। शेरिफ उसकी एक नहीं सुनता और साफ कह देता है कि अब टाइलर और इस केस से दूर रहो। वह उसे नेवरमोर स्कूल के गेट पर छोड़ देता है। प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे का इंतजार कर रही होती हैं। वेंसडे अपने बचाव में कहती है कि उसने जो कुछ किया स्कूल की भलाई के लिए किया। अब वह रोवन की मां की भविष्यवाणी वाली तस्वीर दिखाती है और कहती है कि वह स्कूल को बचाने आई है। प्रिंसिपल उसे गुस्से में आखिरी मौका देती है। अपने कमरे में वेंसडे को एनीड गुस्से में पैकिंग करते मिलती है। दोनों में बहस होती है और एनीड दूसरे दोस्त के कमरे में चली जाती है। अकेली बैठी वेंसडे को गेट्स के बंगले से मिले बक्से की याद आती है। जब वह उसे खोलती है तो नीचे से अपनी ही जासूसी करती तस्वीरें मिलती हैं। कोई इस पर नजर रखे हुए था।